नमस्कार। इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम्स ग्रुप सी और डी के प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट सातवां करने जा रहे हैं। इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं, तो आप अगर नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी होगा, मोरबी, गुजरात। थोड़ा सा इसका ठीक। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में कृषि नेटवर्क के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? वो बी ऑप्शन सही होगा, पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, राफेल नडाल। नेक्स्ट है, डोनेट अ पेंशन अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो श्रम मंत्रालय होगा। नेक्स्ट है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक। नेक्स्ट है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? तो ये आप लोगों को मालूम होगा, फास्फोरस। डी वाला ऑप्शन सही होगा। रेनबो क्रांति किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये ऑप्शन कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास से। नेक्स्ट है, पंचायती राज विषय है तो किसका है? राज्य सरकार का होता है, सॉरी राज्य सूची में, ठीक है, राज्य सरकार के अंतर्गत कराया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को तिथिवार लगाकर कोड में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो होगा वो, इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से आंदोलन कब हुए थे। तो देखिए इसमें जो पहला है, ठीक, स्वदेशी आंदोलन तो ये हुआ था 1905 में। ठीक। कैबिनेट मिशन योजना कब आया था? ये आया था 1946 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। और काकोरी ट्रेन डकैती कब पड़ी थी? ये हुआ था 1925 में। तो इस तरह से आप देखिए, अरेंज कीजिए कौन सा होगा। पहले आएगा, फर्स्ट होगा पहले, उसके बाद दूसरा आएगा असहयोग आंदोलन, और तीसरा आएगा काकोरी ट्रेन डकैती, और चौथे पे आएगा कैबिनेट मिशन योजना। तो इस तरह से देखें तो ऑप्शन जो ये होगा वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट है, लाल बजरी के बादशाह के नाम से प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो राफेल नडाल, सी ऑप्शन होगा सही। नेक्स्ट है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है नाभिक की विखंडन पर, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत में फसल उत्पादन के लिए मृदा में पीएच मान अपेक्षित होता है तो कितना होता है? 6 से 7.5, 7.5। नेक्स्ट है, 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये आपका जीएसटी से, ये ऑप्शन। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है यह नारा संबंधित है तो किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन से। नेक्स्ट है, सयादवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो किससे है? जैन धर्म से। देखते हैं नेक्स्ट, सरसई नवर झील उत्तर प्रदेश में स्थित एक रामसर साइट है जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो है ये इटावा में। ठीक। नेक्स्ट है, पुलिस स्मार्ट सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य की पुलिस सबसे निचले स्थान पर रही? तो कौन सी रही है? बिहार की। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? तो किसको? चीन को, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, महान गायिका लता मंगेशकर जी का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष भारत रत्न सम्मानित किया गया था? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो 2001 बी। नेक्स्ट है, जग्रेब किस देश की राजधानी है? तो ये है इसका क्रोएशिया। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? तो वो जाने जाते हैं ब्लैक हैट हैकर्स के नाम से, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ए पैसेज टू इंडिया उपन्यास किसने लिखा? तो एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर ने लिखा है, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, खनन प्रक्रिया उत्पादन के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से है? प्राथमिक क्षेत्र से। नेक्स्ट है, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है कि आगे रास्ता क्या है? फिसलनदार है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, यदि नेक्स्ट का जो है मैथ का क्वेश्चन, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। ठीक।
नेक्स्ट है, दिया कि किसी दो अंक की संख्या और उसके अंकों को उलट कर लिखने पर बनी संख्या का योगफल सदैव विभाजित होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये जान लीजिए आप लोग। यहाँ पे दिया है दो अंक की संख्या और उनके अंकों को उलट कर लिखने पर बनी संख्या का योगफल। देखिए अगर योगफल दिया है, हमेशा याद रखिएगा, योगफल अगर दिया होगा तो वो हमेशा किससे भाग जाएगा, 11 से। ठीक, अगर वहीं पे अंतर कहता, अंतर, तो हमेशा वो किससे डिवाइड होता, 9 से। आ रहा समझ में? तो इसको आप लोग ठीक से तैयार कर लीजिएगा कि अगर योगफल दिया है, पलटने पर संख्या का योगफल अगर आ रहा है तो वो 11 से होगा, अगर अंतर आता तो 9 से वहाँ पे क्या होगा, विभाजित होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में भागफल क्रमशः 2, 3 और 5 है। यदि अंतिम भाजक 45 है तो छोटी संख्या क्या होगी। तो इसको बताने के लिए थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि स्पेस मिल जाए और आपको आसानी से बता दें। देखिए इसका आंसर बताने से पहले हम कुछ बता देना चाहते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमेशा हम भाग विधि से जब निकालते हैं तो हम लिखते हैं क्या, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, भाजक। ठीक है, और ये क्या होता है बीच में, भाज्य, ये भागफल, इसके नीचे आता है शेष। तो इससे बना एक सूत्र हमको मालूम है, फार्मूला मालूम है। क्या मालूम है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। इतना हमको मालूम चल गया। यही ट्रिक, मतलब यही फार्मूला लगेगा, इसी बेस पे हमको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। और एक ये भी मालूम होगा आप लोग को कि भाग विधि से मौसम कैसे निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है, जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं एक कि 12 हो गया और 3 और 12 हो गया, तो इसको भाग विधि से कैसे निकाला जाता था। तो हम क्या करते थे, इसी करते थे, सॉरी यहाँ पे कर देते हैं हम लोग 5 कर देते हैं 3 की जगह पर, तभी जाकर सही रहेगा। ये 12 है और ये 5 है, तो हम क्या करते थे, 5 दूनी 10, ये 2 हो जाता था। अब क्या करते थे, ऐसे कर लेते थे और इसको हम, ये देखिए ये क्या है आपका, भाजक है, ये प्रथम भाजक है, ये 5 जो है प्रथम भाजक है। तो ये भाजक कहाँ आता था, यहाँ आ जाता था इसे 5। ठीक, और ये भी क्या, सेकेंड वाला भाजक है 2। तो देखिए अब क्या होगा, 2 दूना 4। ठीक है, तो कितना आ रहा, 1 आ रहा है। अब ऐसे करते थे, यही प्रोसेस यहाँ पे होगा। तो देखिए 28वां क्या कह रहा है, ये हम बता रहे हैं इसको। तो इसको पहले हम मिटा देते हैं। ठीक है, आप लोग बस इतना ध्यान रखिए कि भाज्य बराबर क्या होता है, जो फार्मूला बताए हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये बस याद रखिए। ठीक, देखिए अब यहाँ पे कह रहा है सबसे अंतिम भाजक, तो सबसे अंतिम भाजक यहाँ हम लगा लेते हैं। देखिए तो हम क्या बोले हैं, ये आपका भाज्य है, ये ये भाजक है और ये भाज्य है और ये भागफल है। तो सबसे छोटा क्या है, ये भाजक। तो भाजक क्या हो जाएगा, यहाँ पे 45 की जगह पर लिख देंगे। ठीक है, और भागफल कितना है, सबसे छोटा 5 है ना, यहाँ पे देखिए ये सबसे अंतिम भाजक 45 है, तो 45 यहाँ पे लिख लीजिए। और बीच में क्या होता है, बताए थे, ये भाज्य होता है, और यहाँ पे भागफल, तो भागफल सबसे छोटा क्या है, 5 है। ठीक, और नीचे क्या है, शेषफल है 0 0। ठीक, अब इनका गुणा करेंगे हम 45 में, तो कितना आएगा इसका, 225 आएगा ना। देखिए इनका गुणा कीजिए 45, कैसे यहाँ भाज्य कैसे निकालते हैं, भाज्य कैसे निकालते हैं, तो 45 गुणे क्या करेंगे, यहाँ देखिए 45 गुणे 5 प्लस 0 कर देंगे, तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 225 आएगा। तो 225 हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 225। ठीक, यहाँ पे देखिए जब करेंगे तो 225 कट जाएगा। ये थोड़ा लेंदी है लेकिन समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब क्या करते थे, ये देखिए ये अंतिम भाजक है और ये अंतिम भागफल है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या करते थे हम, ये फिर से ले लेते थे, ऐसे कर लेते थे। अब यहाँ पे ये क्या होता आएगा, 45 जो होगा ये शेषफल हो जाएगा। अब क्या करते थे, अभी वहाँ बताए थे हम इसके पहले कि ये जो है, जो बीच में 225 आया है वो यहाँ चला जाएगा, 225 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अब दूसरा भागफल कितना है, ये 3 है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 कर देंगे। ठीक, आ रहा समझ में। अब क्या करेंगे, इनका देखिए, और फिर से भाज्य बीच का मान निकालने के लिए, यहाँ का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 225 गुणे 3 प्लस 45 कर देंगे। जब इसका गुणा करेंगे तो
कितना आएगा इसका 720 आ जाएगा। ठीक, कितना आ रहा है 720। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 720 लिख देंगे। अब जब इसका हम भाग देंगे 225 में 3 से मतलब भाग देंगे 3 बार में, तो कितना आएगा, सॉरी गुणा ना करेंगे, यहाँ देखिए गुणा किए हैं, तो इसका गुणा करेंगे तो कितने बार यहाँ आएगा, ये आएगा आपका 675। तो जब हम 675 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। फिर आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या होगा, जो पहला हो गया दूसरा और ये फिर से ऐसे लेके आएंगे और ये जो होगा ये शेषफल हो जाएगा इसका। ठीक, और देखिए ये 720 जो है ये चला जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे भाजक का काम करेगा, तो ये 720 कर दे रहे हैं, ये क्या कर दे रहे हैं 720 कर दे रहे हैं। अब 720 जब हो गया ये, और यहाँ पे देखिए अंतिम क्या बच गया है 2, अंतिम नहीं पहला इसका हो जाए, देखिए पहला दूसरा तीसरा, तो अंतिम तो 45 है, ये वाला है अंतिम, देखिए लिख देते हैं अंतिम। ठीक, अब प्रथम यहाँ पे देखिए ये आपका भागफल प्रथम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये प्रथम भागफल हो गया। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे वही वाला विधि निकालेंगे 720। ठीक है, भाजक गुणक क्या करेंगे, भागफल 2 है और शेषफल कितना है 225 है, तो इनका जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, जोड़ने पे पूरा आएगा, जोड़ने पे पूरा कितना आएगा 1665 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लिए 1665। अब इसका जब हम यहाँ गुणा करेंगे तो देखिए इसका तो 1440 आ जाएगा, और जब घटाएंगे तो कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। कहने का मतलब जो संख्या हमको मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है 720 और 1665 मिल रहा है, ये संख्या हमको मिल रहा है। देखिए ये वाला है, इसको थोड़ा चेंज कर देना, दूसरे कलर कर देना है, ये यानी ये जो ये मिल रहा है ये, और ये 2 संख्या हमको लास्ट में मिल रहा है। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी संख्या 720 होगी। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में है कि नहीं 720, तो इसमें 720 नहीं है यहाँ, तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। बुक में जो आंसर दिया है वो गलत दिया है, क्यों, क्योंकि हम लोग मेथड एकदम सही लगा रहे हैं, मेथड के हिसाब से जाके जो छोटी संख्या हो रहा है वो 720 आ रहा है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर जो आएगा वो डी आएगा, ये भी बहुत बड़ा है तो यहाँ पे समझा नहीं सकते हैं। फिर नेक्स्ट है 30वां, तो 30वां का जो आंसर सही आएगा वो आएगा बी, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट का जो आंसर आएगा वो है, एक मिनट, सी ऑप्शन आएगा इसका 1। वैसे ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन सही होगा वो सी होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस तरह का जब क्वेश्चन रहता है तो हमेशा हानि ही होती है, 10% की बात हो रही है तो 10% हानि होगी। आ रहा समझ में, इस तरह का जो क्वेश्चन पूछता है तो हमेशा हानि होती है, तो हानि कितनी हो रही है 10%, तो आप कुछ न कीजिए, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, इसका हानि 10% है तो 90 बटे क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, तो इससे इसको काट दीजिए, जब काट देंगे तो कितना आएगा 9। ठीक है, इतना इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट को हम लोग कर लेते हैं। कह रहा एक इंजन का 20 डेसीमीटर परिधि वाला पहिया 4 सेकंड में 16 चक्कर लगाता है, तो पहिए की गति किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो सबसे पहले देखते हैं ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए क्या है, एक परिधि है। ठीक, जिसके कितना है वो 20 डेसीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसीमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, सॉरी मीटर में चेंज करेंगे, तो मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 20 है तो हम 10 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा 2, यानी इसका जो होगा वो 2 मीटर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो जो ये परिधि है, जो परिधि है यही क्या हो जाएगा, इसका दूरी हो जाएगा। ठीक है, देखिए पता नहीं ये कहाँ से आ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 आया था ना, दूरी कितना आया था 2, तो चाल बराबर अभी लिखे थे दूरी बट्टे समय, तो यहाँ पे देखिए दूरी कितना आया था 2 मीटर आया था, और समय कितना है देखिए 4 सेकंड दिया ना, ये देखिए 4 सेकंड है तो इसको हम 4 कर दे रहे हैं, तो 2 एकने 2, 2 दूना 4, इस तरह से निकल के आ गया। अब देखिए चक्कर दिया 16 चक्कर। ठीक है, तो 1/2 जब चाल है इसका
1/2 इसका चाल है, तो 16 चक्कर लगाएगा तो कितना समय लगेगा, 1/2 गुणे क्या करेंगे 16 कर देंगे, यानी 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 और किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में जो 8 आ रहा है वो इसमें आ रहा है। आया, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब क्या है, अब इसका चाल निकाला जाएगा। क्यों, क्योंकि कह रहा है पहिए की गति, पहिए की गति जब हम निकालेंगे तो क्या होगा इसका, देखिए 8 आया था ना, किस में है, मीटर प्रति सेकंड में। आप पूछ किस में रहा है, किलोमीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में जब हम निकालते हैं तो क्या कर देते हैं, 18/5 से गुणा कर देते हैं। ठीक, तो गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 18 8 144/5। तो जब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा बताइए, 5 दूनी 10, 5 8 40, फिर 44 बचेगा, दशमलव देकर 5 8 40, तो यानी 28.8 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से देखेंगे तो इसका जो आंसर ए होगा वो सही होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका रीजनिंग का है, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा ए बी ऑप्शन, इसको कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, एक व्यक्ति स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका विहार करता है और वह पाता है कि उसे इसमें उस नौका से बहाव के विपरीत आने में बहाव की तरफ जाने से दोगुना समय लगा, धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसका देखिए सबसे पहले हम क्या मानेंगे, माना धारा की दिशा में गति, दिशा में गति कितना होगा, सॉरी दिशा में x किलोमीटर प्रति घंटा, और जब विपरीत में जाएगा तब कितना होगा, विपरीत में जाएगा तब कितना हो जाएगा, देखिए दोगुना समय लग रहा है ना यहाँ पे, देखिए दोगुना समय, तो क्या हो जाएगा 2x, ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा। राइटिंग थोड़ा हमारा सही नहीं है, लेकिन आई होप कि आपको समझ में आ जाता होगा। ठीक, अब देखिए अब क्या होगा, प्रश्नानुसार जो हम लगाएंगे तो कह रहा है ना कि विपरीत दिशा में, तो हमेशा क्या होता है प्लस हो जाता है। तो देखिए प्रश्नानुसार अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, x प्लस विपरीत है ना, तो यहाँ जुड़ जाएगा 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पे हो जाएगा 3x इक्वल टू 10, 10। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 10/3, तो जब इसका सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3 होल 1/3। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है इसका आंसर आएगा, कितना आएगा आंसर इसका, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, एक मानचित्र में, एक मानचित्र 1/, के इतने पैमाने पर बनाया गया है, उस पर कितना हो जाएगा, ये संख्या दिया हुआ है, सॉरी वर्ग किलोमीटर दर्शाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जानते हैं वर्ग क्या, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो हम x स्क्वायर कर देते हैं, और इसका ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे 16 64 कर देना है। ठीक है, अब देखिए इसका वर्गमूल निकाला जाएगा, इसको ऐसे कर दिया जाएगा 16 64। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका वर्गमूल निकालने पर बी ऑप्शन वाला जैसे 0.8 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, कैसे आएगा देखिए, इसका कैसे निकालेंगे आप लोग जानते भी होंगे, दिया ना 16 64। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर से पेयर बनाते हैं 2 2 2 का। अब देखेंगे किस में आएगा, 4 में आएगा, तो 4 चौको 16, यहाँ 4 करेंगे और यहाँ 16 लिखेंगे तो कट जाएगा। अब यहाँ पे 4 4 8 हो गया। अब देखिए कट गया, तो यहाँ डायरेक्ट उतारने के लिए अब देखिए संख्या नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, 0 बढ़ाएंगे तो 64 आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे दशमलव देंगे, सॉरी ये 0 यहाँ बढ़ाए तो यहाँ पे भी 0 तो बढ़ेगा। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए अभी भी जाएगा ना, ये 64 है, ये है, तो हम क्या करेंगे यहाँ दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगा के
64 R लेंगे। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कितने बार में जाएगा, अगर यहाँ 8 रख दें, यहाँ 8 रख दें तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक, तो इससे ही कट गया, यानी ये जो आ रहा है इसका आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, ये पता नहीं कहाँ से आ जा रहा है, ये हो गया। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट का जो आंसर आएगा वो है 38 है, तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। इसे इजी होगा, ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, ज़्यादा समय लेने वाले क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं। ठीक, चलिए तो इसमें है, ये दिया तो हम जानते हैं कमरे के सूत्र, कमरे के चार दीवारी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं। 2 है, लंबाई कितना देखिए 5 मीटर है, 5 कर दे रहे हैं, प्लस चौड़ाई कितना है 4 है, ऊंचाई कितना है 3 है, तो सॉल्व कीजिए कितना जाएगा, 2 गुणे 9 गुणे 3, 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 54 क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर हो जाएगा, यानी आंसर जो इसका आएगा वो बी आएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्याशियों के बीच एक ग्रामीण चुनाव में 10% मत अमान्य घोषित हुए। एक प्रत्याशी जिसे कुल मान्य मतों का 62% मत मिला और 21,600 मतों से विजयी हुआ। ग्रामीण चुनाव के कुल मतों की संख्या क्या है। तो इसमें देखिए थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि सॉल्व किया जा सके। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं हार और जीत का प्रतिशत कितना है। क्या देखते हैं, हार और जीत में अंतर, हार और जीत में अंतर। ठीक है, देखिए तो जो मत मिला है जिस प्रत्याशी को जो विजयी हुआ है तो उसको कितना मिला है, 62 मिला है। ठीक, तो ये बताइए जब इसको जो जीता है उसको 62% मिला है, तो जो हारा होगा उसको कितना मिला होगा बताइए, उसको मिला होगा 38%। ठीक, तभी तो 100% होगा। आई होप कि आपकी समझ में आ रहा होगा। चलिए अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 24% आ जाएगा। ठीक, इतना आ गया समझ में। अब हम क्या करेंगे, कुल मत, अब हम इसको सीधे सॉल्व करेंगे कि मतों की संख्या, ऐसे कुल मतों की संख्या निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, कुल मत गुणे, अब देखिए यहाँ पे 10% क्या है आपका अमान्य घोषित है, यानी यहाँ पे कितना बच रहा है, 90% बच रहा है, मतलब 90% मान्य है, वोट पड़ा है। तो यहाँ पे 90 प्लस क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं, गुणे कर देते हैं, फिर उसके बाद कितना सही होगा। देखिए अब आ रहा है कि यहाँ पे ये जो अंतर आया था वो कितना था, 24% था, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 24/100 इजकल टू क्या कर देंगे, अब जितना ये दिया है मत जीता है तो कितना 21,600, तो यहाँ नीचे लिख देते हैं 21,600। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए, कुल मत को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, गुणे यहाँ देखिए 0 0 काटिए तो हो जाएगा 9/10, और यहाँ काटिए 2 1 2 2 दूना 4, यहाँ हो जाएगा 2 5 10 0, फिर 2 6 12 और 25, यानी 6/25 यहाँ आ जा रहा है। लास्ट में कितना है, टोटल कितने से जीता है, 21,600 से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x इजकल टू 21,600 गुणे 25 गुणे 10 अपान 9 गुणे 6। ठीक है, तो यहाँ देखिए 9 से काटिए, 9 1 9, 9 दूनी 18, ठीक, और 9 चौको 36, यहाँ हो जाएगा 6 चौको 24। तो अब क्या बच रहा है यहाँ पे, 4 गुणे 25 गुणे 10, तो 25 चौको कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 100 और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 1000। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, और इसमें प्रतिशत है ना, तो प्रतिशत में 2 जीरो और हमेशा बढ़ता है, तो ये कितना आ जाएगा, इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है, देखिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसे 2 3 4 5 6 और 7 से विभाजित करने में प्रत्येक दशा में शेषफल 1 बचता है।
तो ठीक है, तो इसका जानते हैं क्या किया जाता है, इसका पहले आप लोग गुणनखंड कर लीजिए। तो गुणनखंड कैसे करेंगे देखिए, हम बता देते हैं। 2 3 4 5 6 7, 3 का गुणनखंड कीजिए। 2 1 2 3, 2 दूना 4, 5 2 3 6 7, और फिर से 3 से कीजिए। तो 1 1 2 5 1 और 7, इनका गुणा कीजिए। तो जब गुणा करेंगे कितना जाए, 2 3 6, 6 दूना 12, 12 पच्चे 60, ठीक है, 12 पच्चे 60, और 60 सत्य कितना आ जाएगा, ऐसे देखिए 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 पच्चे 60, और 60 और 7 कितना आ जाएगा, 7 छक 42, यानी 420 आ जाएगा। इसका लसा कितना आ जाएगा, 420। तो कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 1000 हो जाएगी। ठीक, अब इसको 420 से भाग दीजिए। तो जब देंगे तो 2 बार में जाएगा, कितना होगा, 200, 2 दूना 4, तो 8, 2 चौको 8। तो यहाँ पे जब घटाएंगे तो 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यानी 260 आ रहा है शेष। तो 260 शेष आ रहा है ना, तो इसी में कह रहा है प्रत्येक दशा में शेषफल 1 बचता है। तो हम क्या करेंगे, 260 में 1 को हमेशा जोड़ देते हैं। ठीक, तो कितना आएगा, 261। ठीक है, सॉरी, अब देखिए यहाँ पे आ गया 261। तो अब संख्या पूछ रहा है, संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या हो जाएगी, देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना था, 1000 था, और 1000 में हम क्या करेंगे, 261 को जोड़ देंगे, और जो जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 1261 हो जाएगा। यानी जो इसका ऑप्शन सही आएगा वो बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अब वैसे भी कर सकते थे पहले ही, 1000 में से 1000 में 260 जोड़ देते हैं, या फिर एक लास्ट में 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए, तो उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट है, गेहूँ और जौ के मिश्रण में 80% गेहूँ है, उस मिश्रण के 12 क्विंटल में कितनी गेहूं की मात्रा मिलाई जाए जिससे गेहूं का प्रतिशत 85% हो जाए। तो हम इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में इस तरह से बताए थे। ठीक है, कि पूरा कितना है, 12 है, और गेहूं इस तरह से बताए थे। लेकिन यहाँ पे हम एक सूत्र आपको बता देते हैं कि अगर याद रखते हैं तो ये बहुत काम देगा, या जल्दी से आंसर निकाल लेंगे। कैसे, देखिए गेहूं की मात्रा यहाँ पे पूछ रहा है ना, तो गेहूं की मात्रा कितनी मिलाई जाए, तो आप लिखिए गेहूं की मात्रा बराबर, फार्मूला होता है ए वाई माइनस एक्स अपान 100 माइनस वाई। आ रहा समझ में, तो इसको आप एक्स मान लीजिए, इस वाले को एक्स और इस वाले को वाई, और इसको ए मान लीजिए। तो रखिए, तो ये है तो 12 हो गया, और वाई है तो कितना है, 85 है, माइनस कितना है ये एक्स कितना है, 80, अपान क्या हो जाएगा, 100 माइनस वाई कितना है, 85 है। तो इस तरह से देखेंगे क्या हो जाएगा, 12 गुणे 5 बटे 15, तो 5 3 15, 3 चौको 12, तो यानी 4 इसका क्विंटल जो आंसर होगा वो निकल के आएगा। इस तरह से हमने इसका 2 विधि बता चुके हैं। पहले वाले प्रैक्टिस सेट में हमने इस तरह से बताया था, ठीक है, रेशियो निकाल के, और नेक्स्ट में हमने इसका ट्रिक बता दिया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंदर 12 मीटर लंबे खंभे पर हर 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है तथा हर दूसरे मिनट में 1/2 मीटर नीचे फिसल आता है। बंदर कितने मिनट में शिखर पर पहुंचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कोई खंभा है उसको देख लेते हैं, 12 मीटर है। ठीक, तो यहाँ पे बंदर 1 मिनट में कितना चढ़ता है, 1 मिनट चढ़ता है। लेकिन जैसे दूसरा मिनट चढ़ता है ना, तो वो आधा फिसल आता है, यानी 1/2। ठीक, लेकिन लास्ट में हम देखेंगे जो लास्ट का मिनट होगा वो फिसलेगा नहीं, सीधे इस पे पहुंच जाएगा। यानी 1 मिनट यहाँ पे अपना कवर कर ले रहा है, 1 मिनट में 1 मीटर। तो हमको कितना देखना है, केवल 11 मीटर का देखना है कि 11 मीटर कितने समय में चढ़ेगा। आ रहा समझ में, ये टोटल कितना था, 12 था, लेकिन हमको अब 11 देखना है। देखिए हम जानते हैं 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ रहा है। ठीक, तो दूसरे मिनट में क्या हो रहा है, फिसल जा रहा है आधा। तो इस तरह से हम देखेंगे तो क्या हो रहा है इसका, ये 2 मिनट में आधा ही चढ़ पा रहा है। ठीक है, आधा ही चढ़ पा रहा है। तो 4 मिनट में क्या चढ़ेगा, 4 मिनट में पूरा 1 मीटर चढ़ जाएगा। आई होप क्या कोई समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जब 4 मिनट में 1 मीटर चढ़ रहा है, ठीक है, तो कितना मीटर चढ़ाना है, 11 मीटर।
तो 11 मीटर चढ़ने में क्या करेगा, इसका गुणा किया जाएगा। तो 11 चौको कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ठीक, सॉरी 11 चौको 44 हो जाएगा। देखिए लास्ट में 1 मिनट था ना, क्या था 1 मिनट था, तो 1 मिनट भी हम क्या करेंगे इसमें जोड़ लेंगे, तभी तो टॉप पे पहुंच जा रहा है। यानी मिला के 45 मिनट में वो एकदम टॉप पे पहुंच जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इसका जो आंसर सही होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत लेंदी है, तो इसका इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा नहीं एग्जाम में, फिर भी आप लोग को वही प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो दिया है इसको आप सॉल्व करके व्यवस्थित कीजिएगा क्रम में। ऐसे कर लीजिएगा, कई विधि होता है ऐसे भी करके। 8 13 कर लीजिए, ऐसे भाग देंगे दशमलव में आएगा। ठीक है, उसके बाद ऐसे कर लीजिएगा सब। 32 है, 32 को 97 से, नहीं तो कोई ट्रिक अगर जानते होंगे तो उसको अपना लीजिएगा। ऐसे करेंगे, उसको अरेंज कर लीजिएगा। तो जब अरेंज करेंगे तो इसका आंसर कौन सा आएगा, डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:2 था। 20 और पुरुषों के आने से अनुपात उलट गया, स्त्रियों की संख्या कितनी थी। तो ये भी आसान है, लेकिन हम बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे स्त्रियों पुरुषों की अनुपात दिया है, तो अनुपात 3 है 2 है, तो हम क्या मान लेते हैं 3x। ठीक है, अपान क्या हो जाएगा 2x। तो कह रहा है ना 20 और पुरुष के आ जाने पे, तो पुरुष कौन सा है, ये वाला नीचे जो 2 का अनुपात है वो पुरुष है, ऐसे देख लीजिएगा। और ऊपर वाला जो है वो तो पुरुष आ जा रहा है 20 ना, तो 20 पुरुष इसमें ला दीजिए। और जब ला रहे हैं तो 3 संबंध 2 था ना, तो 2 संबंध क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 3 का 9x और 2 दूना 4, इसका इसके साथ गुणा कीजिए, इसका इसके साथ, तो 2 दूना 4x प्लस 20 दूनी 40। अब यहाँ पे 9x माइनस 4x इजकल टू 40, यहाँ पे हो जाएगा 5x इजकल टू 40, यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी x का मान जो आएगा वो 8 आएगा। तो इसमें स्त्रियों का पूछ रहा है अनुपात क्या होगा, तो स्त्रियों का अनुपात कितना था 3x था, यहाँ 3x था ना, यहाँ देखिए 3x, तो क्या हो जाएगा देखिए 3 इंटू एक्स का मान कितना 8, कितना हो जाएगा 24। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है एक आयताकार तालाब 80 डेसीमीटर लंबा तथा 45 डेसीमीटर चौड़ा है। 3 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन वाले पाइप से उसमें पानी भरा जा रहा है। यदि 2 घंटे में तालाब के पानी का स्तर 1 डेसीमीटर ऊपर उठता है तो पानी की गति डेसीमीटर प्रति घंटा में क्या है। तो इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। चलिए बता देते हैं, नहीं तो कहेंगे कि सब छोड़ दे रहे हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ देखते हैं आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक, तो लंबाई कितना है 45 गुणे 36, या ना, तो जब इसका सॉरी एक मिनट, यहाँ पे 36 नहीं होगा, यहाँ पे 80 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 80 होगा। तो जब इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3600 आ जाएगा। ठीक है, और किस में आएगा डेसीमीटर वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, वर्ग डेसीमीटर। ठीक, अब देखिए अब कह रहा है ना कि 2 घंटे में, तो हम लिखेंगे 2 घंटे में भरे पानी का आयतन, तो कितना आयतन है देखिए, ये 3 सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर है, इसको हम चेंज करेंगे किसमें डेसीमीटर में। तो डेसीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 3/10 गुणे 3/10। ठीक, गुणे हम क्या मानते हैं x मान लेते हैं, क्या पानी की गति जो है वो कितना है x है, आप प्लस 2 है, 2 कितना है 2 घंटा यहाँ पे समय दिया है, तो 2 घंटे से हम गुणा कर दिए। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 का 9, ये गुणा ही होगा, 3 3 का 9, 9 दूनी सॉरी एक मिनट, हाँ यहाँ पे क्या कीजिए 2 से काट दिए, 2 5 10, तो 3 3 का 9 x अपन क्या आ जाएगा 50 हो जाएगा। ये आ गया आपका। अब देखिए आयतन में, आयतन कितना आया है 9x अपन 50, टोटल कितना आयतन क्षेत्रफल था उसका 3600 था। तो यहाँ से निकल जाएगा 9x इजकल टू 3600 गुणे 50, यहाँ हो जाएगा 3600 गुणे 50/9, तो 9 चौको
36 और 4 पचे कितना हो जाएगा 20 और 3 जीरो बच रहा है तो 1 2 3, यानी ये जो आपका आएगा डेसीमीटर प्रति घंटा में, डेसीमीटर प्रति घंटा में, यानी आंसर जो इसका है वो सी ऑप्शन सही होगा। इस तरह से आप लोग लगाइएगा। ठीक, नेक्स्ट है 48वां, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सी होगा। ठीक, चलिए इसके बाद है एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हो गए, 30% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए और 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत है। तो हम इसका पहले बताए हैं जो बेस होती हैं वो चीज़ें, यहाँ पे हम इसका ट्रिक बताते हैं। कह रहा है ना दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए छात्रों का संख्या, तो यहाँ पे लिखिए आप उत्तीर्ण प्रतिशत, उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर क्या होता है 100 माइनस, ठीक है, प्रथम अनुत्तीर्ण, प्रथम अनुत्तीर्ण माइनस द्वितीय अनुत्तीर्ण, द्वितीय अनुत्तीर्ण अब प्लस दोनों में अनुत्तीर्ण, दोनों में अनुत्तीर्ण। इस फार्मूले पे रखेंगे आ जाएगा, इतना आ गया होगा समझ में। देखिए अगर क्वेश्चन में दिया है जहां अगर उत्तीर्ण होगा तो उसको आप अनुत्तीर्ण में चेंज कीजिएगा, तब जाके इसका आंसर निकल के आएगा। देखिए अब क्या होगा, इसका 100 है माइनस प्रथम, देखिए उत्तीर्ण में तो अनुत्तीर्ण में, तो अनुत्तीर्ण में है कितना है ये 40 है, तो 40 लिख दीजिए। ठीक, फिर माइनस है ना, तो माइनस हो गया द्वितीय वाला। अब द्वितीय वाला देखिए कितना क्या है, तो अनुत्तीर्ण है कि 30% अंग्रेजी में है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अनुत्तीर्ण में दिया ही है तो अनुत्तीर्ण में कर लेंगे। और दोनों में कह रहा है ना, दोनों में अनुत्तीर्ण, तो कितना है अब प्लस रहेगा यहाँ पे देखिए, तो प्लस दोनों में 10। अब इनका सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा 100 माइनस माइनस जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 70 प्लस 10, तो हो जाएगा कितना, यहाँ देखिए 70 में से 10, 70 और 10 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80। एक मिनट, 100 में से आप क्या करेंगे 70 को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा ना, तो इसको मिटा दीजिए ना, हो तो यहीं पे कर लेते हैं, सॉरी कितना आया था, आया था 100 माइनस 70 प्लस 10, तो आप घटा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 30, ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा 10, टोटल ये क्या हो जाएगा 40% हो जाएगा, यानी आंसर जो आएगा इसका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, और मैथ का ये अंतिम है। इसमें कह रहा है यदि डालते हैं, दिया है यदि प्याज की कीमत 10% कम हो जाए तो गृहिणी द्वारा इसका उपभोग कितना प्रतिशत अधिक किया जाए ताकि इस मद पर व्यय कम न हो। तो इसके लिए क्या होता है, देखिए उपभोग में प्रतिशत लिखा जाए अधिक, उपभोग में लिख लीजिए, उपभोग में प्रतिशत वृद्धि। राइटिंग सही नहीं है हमारी, लेकिन कोशिश करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक, यहाँ देखिए दिया ना 10% कम, तो हम क्या करते हैं 10/90 कर देंगे गुणे 100। इस तरह से आप कीजिएगा, पूरा इस सेंटेंस जरूर पढ़ लीजिएगा, सॉल्व करते हैं ये ऐसे दिया है कि नहीं दिया है। 10% कम तो गृहिणी द्वारा उपभोग कितना प्रतिशत अधिक किया जाए ताकि इस मद पर व्यय कम ना हो। आ रहा समझ में, तो यहाँ देखिए इसको यहाँ से काटिए तो हो जाएगा 100/9, तो कितना हो जाएगा 11 सही 1/9%, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी इंग्लिश का है, थोड़ा अब इसको बड़ा कर लेते हैं। दिया है फाइंड आउट प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी सेंटेंस है उनका दो भाग होता है, एक सब्जेक्ट दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में केवल एक आता है, वो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, संज्ञा सर्वनाम हो सकता है, उसके अलावा जो भी होंगी सेंटेंस है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। तो यहाँ दिया है मिस किटी वाज रूड एट द टेबल वन डे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मिस किटी, ठीक, बदतमीजी की थी, ठीक है, टेबल पर एक दिन, ठीक है, टेबल पर एक दिन। तो इसका मतलब हो जाएगा मिस किटी एक दिन टेबल पर बदतमीजी की थी या कर रही थी। तो इसमें जो
देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट का हम पहचान करते हैं कैसे कौन लगाते हैं। तो कौन टेबल पर एक दिन बदतमीज ही कर रही थी तो मिसकी थी, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। लेकिन इसमें पूछ रहा प्रिडिकेट, तो प्रिडिकेट क्या होगा, ये पूरा हो जाएगा वाज से लेके, यानी जो इसका डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट है फाइंड आउट सब्जेक्ट इन फॉलोइंग सेंटेंसेज। देखिए यहाँ पे आगे अब पूछ रहा है कर्ता का पहचान कीजिए कि कर्ता कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए इसका अर्थ होता है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पृथ्वी क्या है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है, यह है। तो कौन घूमती है सूर्य के चारों तरफ, तो पृथ्वी द अर्थ। तो ये क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, कौन लगाया जाता है ना, कौन लगा के, तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कर चेंज द वॉइस ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। तो गिव मी अ बुक, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सी होगा, लेट अ बुक गिवन। नेक्स्ट है चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, विल यू सेल द बाइक। तो विल तो रहेगा ही, बाइक बी सोल्ड, यानी जो इसका सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है मेयरेस का मैस्कुलिन जेंडर यानी पुलिंग पूछ रहा है, तो क्या होता है, मेयर होता है। ठीक है, तो इसका जो सी ऑप्शन होगा सही होगा। नेक्स्ट है ट्रेटर का स्त्रीलिंग पूछ रहा है, ट्रेटर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, ट्रेट्रेस हो जाएगा, ये ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है वोल्केनो का सिंगुलर फॉर्म पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ पियानो, यानी पियानो का जो बहुवचन क्या होगा, तो होगा वो पियानोज, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है पॉइंट आउट द टाइप ऑफ नाउन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन फॉलोइंग सेंटेंसेज। ठीक, तो इसमें दिया है, इसके कहने का मतलब है कि दिए गए सेंटेंस में अंडरलाइन किया हुआ शब्द किस प्रकार का संज्ञा है। तो दिया आर टीम इज बेटर देन देयर्स, हम लोग की जो टीम है, हमारा जो टीम है वो उनके टीम से बेहतर है। तो इसमें जो टीम है वो कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, इसमें प्लेयर्स का टीम होता है, तो ये आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट है विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। तो इसमें कह रहा है बुद्धिमानी जो होती है वो ताकत से अच्छी होती है या अधिक होती है। तो इसमें जो विजडम होगा वो क्या है, बुद्धिमानी है ना, तो भाव है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसको मैंने इंग्लिश अपना जो है ग्रामर सेशन में पढ़ाया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट है कर पिक द प्रोनाउन फ्रॉम द ऑप्शंस टू फिल द ब्लैंक इन सेंटेंस। तो इसमें प्रोनाउन को आप चूज करना, यहाँ पे दिया है रिया फॉरगेट, ठीक है, बैग, रिया भूल गई बैग प्लेग्राउंड में रिया बैग भूल गई, तो किसका अपना। तो यहाँ पे देखिए रिया है ना, तो उसके लिए क्या लगेगा, हर का यूज लगेगा। प्रोनाउन जो होता है वो अगर सी है ना, ये स्त्रीलिंग है। चलिए इतना आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे बिलोंग टू द मोस्ट इंटेलिजेंट ग्रुप ऑफ बॉयज इन द स्कूल। तो यहाँ पे इट का प्रयोग है, इट बिलोंग्स होता है। ठीक है, यहाँ पे इट का प्रयोग होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज करना है। किसका करना है, प्रीपोजिशन का। तो इसमें कह रहा है द रिवर सरस्वती फ्लो, सरस्वती नदी बहती है, कहाँ बहती है, इंडिया में। तो इंडिया में बहती है तो इन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इन हो जाएगा। इज द ओल्डेस्ट रिवर द कंट्री, जो यहाँ पे देखिए इसका मतलब हो जाएगा पूरे का, पढ़िए, देश के मतलब पुराने नदियों में से है, तो यहाँ पे देखिए देश के, तो के का क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, यानी जो ए ऑप्शन इसका निकल के आ रहा है वो सही आ रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है वेलकम, कह रहा है वेलकम, तो स्वागत। वी आर डिलाइटेड टू वर्क यू, तो इसका मतलब स्वागत, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं या खुश हैं, टू वर्क कार्य करके, यू तो आपके साथ, हम लोग आपके साथ काम करके बहुत खुश हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विद का प्रयोग हो जाएगा, विद का प्रयोग हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है वेलकम अबॉर्ड, अबॉर्ड मीन्स क्या होता है, नाव, ये सही होगा, नाव। ठीक, तो नाव पर आपका स्वागत है, नाव पर स्वागत है, हम लोग आपके साथ काम करके बहुत खुश हैं। तो इस तरह से देख के जो ऑप्शन इसका बी होगा वो सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। टेंस कह रहा है कि करेक्ट क्या होगा इसमें, तो यहाँ पे देखिए बाय दिस हो रहा है, तो प्रसून बंगलौर चली गई, बंगलौर के लिए रवाना हो गई है बहुत जल्द, यानी प्रसून बहुत जल्द ही बंगलौर के लिए
चला गया, ही यहाँ पे है ना, तो इसलिए नाम से यहाँ पे पता चल जा रहा है कि वो मेल है। एंड ही मस्ट बाय टाइम, वो समय से पहुँच भी गया, इस समय तक पहुँच भी गया होगा, इसका मतलब ये है बाय दिस टाइम, इस समय तक पहुँच भी गया होगा। तो यानी जो पहुँच गया होगा, तो इसका जो बी ऑप्शन होगा सही होगा। इस तरह से सेंटेंस देखा जाए, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। इसका मतलब अब देखिए पूरा सेंटेंस का ये होता है, प्रसून बंगलौर के लिए जल्दी निकल गया। अब आया सेंटेंस समझ में, प्रसून बंगलौर के लिए जल्दी निकल गया और वह इस समय तक पहुंच गया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, नो रामा इज नॉट एट होम, नहीं रामा घर पर नहीं है। ही जस्ट फॉर शॉपिंग, वह तुरंत शॉपिंग के लिए, ठीक ना, शॉपिंग के लिए गया है। तो ही हैज गोन, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। यहाँ पे गया है, सेंटेंस देखिए निकल रहा है, ही हैज गोन, जस्ट गया, वह जस्ट गोन गया है, गया है, या है, ई है आ रहा है ना, देखिए या है, ई है, चुका है, चुकी है, ये आए तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखिए वो आ रहा है कि नहीं, हैज या हैव की जगह हैज है, क्यों, क्योंकि ही है, सिंगुलर है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी गोन है। आ रहा समझ में। चलिए नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो कह रहा है द क्लब मिस्टर सैम एज अ ट्रेजर, तो यहाँ पे चूज करने के लिए कह रहा है, ये ट्रेजर के रूप में मिस्टर सैम ने चुना, तो किस क्लब को चुना है, तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, चूज। और सबका सेंटेंस क्या है, गलत है, चूज नहीं होता है, ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, कैन यू, क्या तुम बता सकते हो मुझे, वेयर ही लिव्स, वो कहाँ रहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कहाँ रहता है, तो यहाँ टेल हो जाएगा, इस यहाँ पे यूज किया जाएगा टेल, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल के लिए यूज कर रहा है कि कहाँ पे सही आर्टिकल लगेगा, सही आर्टिकल का यूज किया जाएगा। तो देखिए जो खाली स्थान है वहाँ की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आर एच है ना, तो इसका उच्चारण अ से आता है, आर्ली, किस आता है, आर्ली, अ से आता है, तो अ के साथ हमेशा क्या होता है, सो एन का प्रयोग किया जाता है। और क्या है आपका, स्वर है, वावेल है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। कह रहा है विद यूनाइटेड एफर्ट आई अचीव इट, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे देखिए ए का प्रयोग किया जाएगा, जब प्रयोग करेंगे तब क्या होगा, एक संयुक्त प्रयास के साथ, देखिए साथ, संयुक्त प्रयास के साथ मैं प्राप्त करूंगा इसे, आई अचीव इट, मैं इसे प्राप्त करूंगा, एक संयुक्त प्रयास के साथ या यूनिट के साथ इसे प्राप्त करूंगा, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, एडजेक्टिव कह रहा है कि क्या, एडजेक्टिव की पहचान कीजिए, तो दो अम्ब्रेला इज वेरी कलरफुल, विशेषता बता रहा है ना अम्ब्रेला का, तो इसका जो ये ऑप्शन होगा सही होगा। नेक्स्ट है, डैट मैन इज गार्डनर, आंसर द टाइप ऑफ अंडरलाइन एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव का ये हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव हो जाएगा इसका, ठीक है, ये ऑप्शन। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, फाइंड आउट द टाइप ऑफ एडवर्ब ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, तो कह रहा है साउंडली क्या है, इसमें एडवर्ब है तो कैसा है, तो बच्चा जो है बहुत जल्दी सो गया, ठीक है, या कहें तो बच्चा गहरी नींद में सो गया, गहरी नींद सो गया, बच्चा, यहाँ पे बच्चा सो गया साउंडली गहरी नींद में, तो ये क्या है, उसका मैनर है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, ही फ्रिक्वेंटली कम्स अनप्रिपेयर्ड, वह बहुत जल्द ही आए, नहीं वह, ये देखिए वह कम्स आता है अनप्रिपेयर्ड, बिना तैयारी के, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा फ्रीक्वेंटली मीन्स होता है अक्सर, सॉरी अक्सर होता है, तो इसको सेंटेंस में रखिए, क्या हो जाएगा, वह बिना तैयारी का अक्सर आता है, वह अक्सर बिना तैयारी का आता है, तो ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी है ना, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक, नेक्स्ट है वर्ड फॉर्मेशन राइनोसिरास, तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं हिंदी पोर्शन क्या है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, तो क्या कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो ये होगा, लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कौन सा शुद्ध है? ये अंगना है शुद्ध। नेक्स्ट है कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो कौन सा है आपका? वो भविष्यत काल होगा। होगा कह रहा ना यहाँ पे, कल तापमान अधिक होगा। चलिए नेक्स्ट है हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? तो है आपका नाम धातु यानी क्रिया होगा। नेक्स्ट है धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो दीर्घ होगा। धातु धन उष्मा, ठीक है। अरे इसमें देखिए धातु तो ऊ भी लास्ट में आ रहा है और उष्मा ऊ मिल के क्या बन रहा है? देखिए ऊ ऊ प्लस ऊ आ रहा समझ में। तो जब सेम वर्ड संयुक्त होता है तो वहाँ पे कौन सा दीर्घ संधि होता है। नेक्स्ट है ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? ईर्ष्या। ईर्खा को ईर्ष्या। नेक्स्ट है भूडोल का अर्थ क्या है? तो भूडोल का जो अर्थ है वो जल जला, ठीक। नेक्स्ट है जिसका निवारण न हो सके के लिए एक शब्द है, तो क्या है? अनिवार्य है। नेक्स्ट है वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो इसमें जो पुल्लिंग नहीं है वो कौन सा है? ई। ये बी ऑप्शन पंडिताइन, ठीक है। नहीं बोलते हैं लोग, इन देखिए लगा है, ठीक। हजामीन, तो ये स्त्रीलिंग है। चलिए नेक्स्ट है कान काटना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका जो आंसर होगा सही वो बी होगा, चतुर होना। नेक्स्ट है अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ है अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है, यानी इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कैंची किस भाषा का शब्द है? तो किसका है ये? कैंची का तुर्की है। कैंची का तरता है, तुर्की है। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है, तो ये कौन सा है? ये आपका निशाना, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है किस भाव में परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो कौन सा कहा जाता है? अस्थायी भाव है। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर का तजी डारो पंक्ति में प्रयुक्त छंद है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? सवैया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है श्लेष अलंकार होता है, क्या होता है श्लेष? शब्दालंकार। शब्दालंकार में तो आते हैं। चलिए नेक्स्ट है हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो नागरी प्रचारणी सभा होगा, ये सही। अब गद्यांश देखते हैं, गद्यांश पे आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, इसका पीडीएफ भी हम अपलोड कर देंगे, पीडीएफ देख लीजिए, इसी पे आधारित है। तो इसका इस पे आधारित क्वेश्चन है भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? तो कौन करता है भीड़ का इस्तेमाल? सत्ताधारी। नेक्स्ट है उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक है, तो कौन सा? भीड़ की शक्ल। नेक्स्ट है भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? तो किसके विरुद्ध किया जाता है? जनता के, भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध, ठीक। नेक्स्ट है भीड़ से मुक्ति का उपाय है, तो कौन सा है? भीड़ में अपनी शक्ल देखना। नेक्स्ट है भीड़ किनके लिए रुकावट है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो मोटर में चलने वालों के लिए। नेक्स्ट है यही सच है कि कहानीकार कौन है? तो इनके जो है मनु भंडारी हैं, डी ऑप्शन सही होगा। त्रिशंकु के नाटककार है कौन है? तो ब्रिजमोहन शाह है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा उपन्यास साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है? तो वो है उपयुक्त, मतलब तीनों है। इस तरह से ये पूरे इस प्रैक्टिस सेट के 100 क्वेश्चन को हमने देख लिया। अगला बहुत जल्द ही हो सकता है, आज ही शाम तक इसका वीडियो अपलोड कर दिया जाए, या कोशिश करेंगे कि लाइव आके आप लोग को पढ़ाएं, ठीक। तो अगर आप ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।